सभी को नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करें कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस का जो अभी पेपर हुआ है उस पेपर के सॉल्यूशन यानी और सॉल्यूशन भी कैसा ऑथेंटिक सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन आपकी मदद करेगा मूल्यांकन के अंदर कि हमारा पेपर कैसा रहा है। उसके अलावा जो अभी बच्चे 12th में आ रहे हैं उन सब की मदद करेगा। तो आप पूरा वीडियो देखें, फिर भी अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और ऐसे वीडियो हम तैयार करके भेजते रहते हैं। ये बड़ा ही आसान पेपर इस बार था और इस पेपर को देखने पे ऐसा लगा कि बहुत शानदार स्कोर आपका रहने वाला है। तो आप एक बार अपना पेपर जो है वो मिला लीजिए वीडियो के साथ। और हमने जो पूरी साल भर जो वीडियो तैयार किए थे आपके मॉडल पेपर के रूप में, या हमने जो वीडियो बनाए थे उनके अंदर से बहुत ज़्यादा पर्सन आए हैं। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हमसे जुड़े रहे, तो उनका अच्छा स्कोर इस बार पेपर में रहेगा। तो चलिए हम सीधे ही पेपर पे आ गए हैं। देखो ये खंड ए है, तो आपको पता है खंड ए के अंदर ऑब्जेक्टिव पर्सन रहेंगे। तो ये खंड ए जो है इसका पहला पर्सन जो है, इसके ऑब्जेक्टिव पर्सन में पहला पर्सन देख लेते हैं। ये पर्सन है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो। नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब होती है? ये 1949 में। तो बड़ा आसान पर्सन था नाटो की स्थापना का। इसके बाद में अगला जो पर्सन है वो है सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना। तो उत्तराधिकारी राज्य कौन बना था? रूस बना था। तो आपको पता है सोवियत संघ बिखरा था, बिखरने के बाद में बहुत सारे देश बने थे, उनके अंदर उत्तराधिकारी के रूप में रूस। इसके बाद में नेक्स्ट पर्सन है 7 दलों का गठबंधन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं 7 पार्टी अलायंस। ये कहाँ की बात है? ये है नेपाल की, ठीक है। और ये 2002 की बातें हैं। और इसके बाद में अगला जो पर्सन देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? और ये कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को। ये पेपर मेरे पास एक मेरे स्टूडेंट का है, तो उसने भी बहुत अच्छे पर्सन किए हैं। इसके बाद में अगला जो पर्सन है वो देखें, आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर कब हमला किया था? बहुत शानदार घटना है। ये हुई थी 11 सितंबर 2001 को। देखो ये 11 सितंबर 2 बार लिख दिया, अब ये 2011 कंफ्यूजन हो गए बहुत सारे स्टूडेंट। देखो इसको हम 9/11 के रूप में भी जानते हैं। तो ये घटना 9/11 वाली कौन सी है? ये वही है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला हुआ था अमेरिका में 11 सितंबर 2001। आंसर इसका सही रहेगा। इसके बाद में अगला पर्सन देखिए, 1992 का पृथ्वी सम्मेलन कौन से देश में हुआ था? तो ये ब्राजील में हुआ था, और ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में ये पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो बहुत ही शानदार पेपर रहा, बहुत अच्छा स्कोर आपका रहने वाला है। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब होती है? तो ये पुनर्गठन आयोग कब बनता है? 1953 में। 56 में इसकी रिपोर्ट आती है। उसके बाद में राज्यों का डिवाइडेशन होता है भाषा के आधार पे। तो आपको पता है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन जाते हैं। इसके बाद में अगला है, भारत में पहले चुनाव आयुक्त। तो पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और आपको पता है भारत का जो चुनाव आयोग है वो 1950 में बना था। इसके बाद में अगला जो प्रश्न देखिए, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर है? तो ये है वर्गीज कुरियन। मिल्क मैन ऑफ इंडिया, दुग्ध क्रांति का जनक भी बोल सकते हैं इनको। और फिर अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? ये अखबारों में भी बहुत आ गया कि वो ये पेपर आया नहीं, इसमें राजनीतिक पेपर आ गया। अब राजनीतिक पेपर ये पाठ ही हैं, तो इन पाठों के अंदर जो बातें हैं उसके अकॉर्डिंग ही तो पेपर बनाएगा बनाने वाला। तो राजनीतिक दलों ने ये कहा कि साहब ये गलत पर्सन रख दिए, तो ऐसे पर्सन रखने से किसी एक राजनीतिक दल को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है। वैसी कोई बात नहीं है। ये पेपर जो है, जैसी ये देखो राजनीति के अंदर इतिहास में जो भी घटनाक्रम घटा है उसको सभी को समझना चाहिए। तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? ये दिया था इंदिरा गांधी ने। तो ये इसी नारे के आधार पे इंदिरा गांधी ने चुनाव बहुत ही मतलब धमाकेदार रूप से जीता था। और अगला जो पर्सन है, नामदेव ढसाल ने अपनी कविता सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर किसको बोला है? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इन्होंने बोला है। ये नामदेव ढसाल मराठी कवि थे, और इनकी बहुत शानदार कविताएं उस ज़माने में चलती थी और आज भी चलती हैं ये। इसके बाद में 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी? इस पर्सन पे भी अखबारों में आया। बहुत सारे
राजनीतिक लोगों ने ट्वीट भी किए कि साहब ये गलत पर्सन रख दिया। अब जो डाटा है वो तो स्टूडेंट ने पढ़े, उसी के अकॉर्डिंग पेपर सेटर ने पेपर सेट किया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये 1984 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, ये कांग्रेस को सीटें आप देखो, इस स्टूडेंट ने क्या बहुत अच्छी की है, 415 सीटें मिली थी और ये बम्पर स्कोर उस टाइम में मिला था। और आपको पता है, और इस चुनाव से जस्ट पहले इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी और उसके बाद में पंजाब और आसाम में चुनाव थोड़ा डिले हुआ था, लेकिन कुल मिला के कांग्रेस को सीटें 415 मिली थी। ये आज तक का किसी भी पार्टी का सबसे बड़ा स्कोर है। इसके बाद में ये दूसरा प्रश्न आ गया क्वेश्चन, इसमें हमको क्या करना, खालिस्तान भरने हैं। तो खालिस्तान में पहला प्रश्न देख लेते हैं। 1962 में सोवियत संघ के नेता ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी। अब ये कौन सा नेता था सोवियत संघ का जिसने ये काम किया? एक्चुअल में ये कौन था? निकिता खुश्चेव, इसने ये काम किया था। तो ये नाम यहाँ आप निकिता खुश्चेव यहाँ लिखते। इसके बाद में अगला है, अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान की 2 शहरों ये खालिस्तान पर परमाणु बम गिराए। तो ये तो सीधा सा उत्तर है। ये कौन था? यहाँ तो लिख देना आप हिरोशिमा और यहाँ नागासाकी। ये तो छोटी क्लासों की किताबों में भी आ जाता है ये प्रश्न। और अगला प्रश्न देखें, 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई संधि हुई थी, वो कौन सी संधि थी? तो एक्चुअल में ये संधि हुई थी सिंधु नदी के जल के बंटवारे की। तो यहाँ आएगा सिंधु जल और संधि आगे जुड़ा हुआ, तो ये है सिंधु जल। और अगला प्रश्न देखें, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपुल का गठन है। तो ये इंडिजीनियस पीपुल का गठन कब होता है? ये होता है 1975 में। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और मैंने बहुत सारे वीडियो के अंदर इसका जिक्र भी किया था, और जो साझी संपदा से संबंधित जो बातें थी उन्हीं के अंदर इसका जिक्र हमने वीडियो के अंदर किया था। और अगला प्रश्न देखें, भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ था? तो अब ये देखो अंगीकृत हुआ था, देखो हम ये याद करते हैं ना 26 जनवरी 1950, वो नहीं है जो प्रस्तावना पढ़ते हैं किताबों के पीछे लिखी रहती है ना, उसके अंदर जो तारीख है ना, अंगीकृत नियमित आत्मार्पित किया गया, तो वो बात लिखना। तो यहाँ पर क्या आएगा? 26 नवंबर है ये, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 में तो ये अंगीकृत हुआ था। इसके बाद में 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की जो सरकार बनी थी उसने कौन से आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया? तो ये मंडल आयोग। और आपको पता मंडल आयोग के बाद में जो ओबीसी रिजर्वेशन था वो लागू हुआ था। तो 1990 की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने मंडल, तो यहाँ क्या भरोगे आप? मंडल। और ये तो हो गए आपके 6 प्रश्न कौन से? खालिस्तान वाले। और इसके बाद में जो अगला भाग है खंड ए का ही, उसमें शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न आएंगे। तो एक एक लाइन के अंदर इनका उत्तर लिखना था, अति लघुतरात्मक। तो इसमें पहला प्रश्न देख लेते हैं, द्वितीय महायुद्ध के समय मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश थे? जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था ना उस टाइम में जो अलाइज थे वो कौन कौन से थे? आपके मोटे मोटे नाम तो आपके दिमाग में हैं ही। ये जो बड़े बड़े कंट्री अब हैं वो सारे एक साथ ही थे। तो आप अमेरिका लिख लो, इसके अलावा ब्रिटेन लिख लो, फ्रांस लिख लो। अभी जो रूस है उस टाइम में इसका नाम क्या था? सोवियत संघ था। बेल्जियम है, चाइना है, ग्रीस है, पोलैंड है, यूगोस्लाविया है, नीदरलैंड है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे देश थे मित्र राष्ट्रों के ग्रुप में। तो ये आप लिख दो। इसके बाद में अगला, भारत और बांग्लादेश ने गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के लिए कौन सी संधि पे हस्ताक्षर किए? तो ये संधि थी 1996 में हुई थी। ये संधि ध्यान देना, अभी ताज़ा ही है, कोई पुरानी नहीं है, 1996 की संधि है। और ये गंगा नदी के जल बंटवारे के लिए संधि, इसका नाम है फरक्का जल संधि। फरक्का जल संधि। तो ये शानदार प्रश्न था। इसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर जो स्थायी सदस्य हैं उनके नाम लिखो। एक एक नंबर के हैं सारे। तो इनके नाम आपको पता है 5 मेंबर हैं, और इनके अंदर आपके अमेरिका है, ब्रिटेन है, आपके रूस है, चाइना, ये 4 तो बड़े वाले हैं, और बाकी फ्रांस हो गया। तो ये 5 देश इसके अंदर स्थायी मेंबर में है। फिर अगला, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष बताने हैं। तो शॉर्ट में लिखना है, तो इसमें सीधी सी बात यह है,
तो इसके अंदर जैसा विवरण हमने बताया था वही आपको लिखना है, यानी सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। तो देखो इसमें क्या है, यानी मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा, ये कौन सी है, अपारंपरिक धारणा की बात है। मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा की बात आती है, ठीक है। और आगे चले तो हम अगला प्रश्न है जैविक हथियार संधि सर्वप्रथम कब हुई। BWC बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, जैविक हथियार संधि। ये जैविक हथियार संधि होती है 1972 में। तो ये कुछ एक डाटा के जो प्रश्न है, हो सकता है कंफ्यूजन हो, लेकिन बाकी करीबन थोड़ी सी ध्यान दिया है तो हमने अंडरलाइन भी करवा दिए थे, वहीं से ही आए ये सारे प्रश्न। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, मानवता की साझी विरासत में क्या शामिल है। तो मानवता की साझी विरासत में क्या है, यानी ऐसी संपदा जिस पर किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व है, वो क्या है, साझी संपदा है, साझी विरासत है, यानी सबका अधिकार है। यानी ये अंतरिक्ष है, ये जल है, ये हवा है, ये पर्यावरण है, ये के ऊपर सबका ही अधिकार है, तो ये साझी विरासत है, ठीक है। इसके बाद में अगला है भारत में प्रथम 3 आम चुनाव में किस दल का प्रभुत्व रहा। तो इसमें पहले 3 चुनाव देखो 1952, 57 और 62, इसके अंदर कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी उस जमाने की रही थी। और इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विभाजन किस आधार पे हुआ। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विभाजन देखो आधार इसका था एक्चुअल में चीन और सोवियत संघ दोनों की जो पार्टियां थी वो कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन उनकी विचारधारा में थोड़ा अंतर था और वही आधार भारत के अंदर बना। और इसके अंदर जो रसिया से बिलोंग विचारधारा का ग्रुप था वो तो आपकी मेन जो ग्रुप था सीपीआई, वो सीपीआई रह गई, ठीक है ना। और इसके अलावा जो इससे भिन्न विरोधी ग्रुप था ना, उसने अपने लिए क्या लिख लिया कोष्टक में एम, सीपीआई एम। तो ये हो गया सीपीआई मार्क्सवादी और जो मूल थी वो सीपीआई रह गई। इसके बाद में बॉम्बे प्लान क्या है। बॉम्बे प्लान एक्चुअल में ये 1944 की बात है। 1944 के अंदर उद्योगपतियों ने देश के नियोजित विकास के लिए बॉम्बे में, एक बम्बई में आजकल मुंबई बोल दें, वहाँ पर एक मीटिंग करी, वो है बॉम्बे प्लान। इसके बाद में 10वां प्रश्न देखते हैं और इसमें क्या दिया है, 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने को किन 2 परस्पर विरुद्ध राजनीतिक समूहों ने समर्थन किया। यानी धुर विरोधी ग्रुप थे लेकिन फिर भी उन्होंने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, यानी आपको पता है ये सरकार कौन सी थी, जनता दल की सरकार बनी थी उस टाइम में। और इसको समर्थन किसने दिया था, इसको समर्थन बीजेपी और वाम दलों ने, बीजेपी और इसके साथ साथ वाम मोर्चा था, उन्होंने इनको समर्थन दिया था। तो दोनों विरोधी थे, बीजेपी और वाम मोर्चा आज भी विरोधी है, उस टाइम में भी थे, लेकिन फिर भी इन्होंने कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के लिए जनता दल को समर्थन दिया और सरकार बनी थी, आपको पता ही। और यहाँ पर वीपी सिंह यहाँ प्रधानमंत्री बने थे और बीजेपी में उस टाइम में लाल कृष्ण आडवाणी हेड हुआ करते थे और वाम मोर्चा के ज्योति बसु, ठीक है। इसके बाद में अगला देख लेते हैं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक पी काशीराम, और ये पार्टी कब बनी थी, 1984 में। तो बड़े ही शानदार पॉलिटिकल के पर्सन आए। हमने इतने सारे वीडियो तैयार किए, मुझे तो लगा कि सारे वहीं से आ गए पर्सन, लेकिन फिर भी आप हमसे जुड़ जाएं। हम आगामी सत्र के अंदर भी ऐसे वीडियो तैयार करके आप तक भेजेंगे। बामसेप का मुख्य उद्देश्य, एक्चुअल में बामसेप क्या था, ये बैकवर्ड और माइनॉरिटीज़ एम्प्लॉयज़ यूनियन थी ये, ठीक है। और ये क्या कर रही थी, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, इनको राजनीतिक भागीदारी के लिए काम कर रही थी बामसेप। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य हो गया। अपने को एक लाइन में तो उत्तर लिखना है। फिर आगे हम खंड बै पे ये थोड़े से बड़े लिखने, 50 शब्दों में लिखने हैं और ये पर्सन भी सारे 2-2 नंबर के हो जाएंगे। तो ये डिवाइड है, एक नंबर के अंदर डिवाइड है। तो देखो पहला पर्सन देख लेते हैं। ये पर्सन है शीत युद्ध के दौरान छोटे देश महाशक्तियों के लिए क्यों उपयोगी थे, कोई 2 कारण। अब देखो
शीत युद्ध चल रहा था तो अमेरिका अपने गुट में लोगों को जोड़ रहा था, रूस अपने गुट में लोगों को जोड़ रहा था। अब इसके कारण क्या है? देखो, पहली बात ये है कि इन छोटे छोटे देशों में बहुत सारे संसाधन थे, उन संसाधनों को हड़पना चाह रहे थे। फिर ये जो भू क्षेत्र था ना, वहाँ पर ये अपने हथियार फिर अपने ठिकाने बनाना चाह रहे थे। तो ये सारा काम वहाँ इनकी मदद, यानी छोटे देशों के लिए भी उपयोगी था और बड़े के लिए भी उपयोगी था। तो ये दो कारण। फिर अगला है, आपके मतानुसार गुट निरपेक्षता की नीति ने भारत का हित साधन किया। अब आपको पता है उस टाइम में शीत युद्ध चल रहा था, तो भारत ने कौन सी साइड में भाग नहीं लिया और अलग ही ग्रुप में रहा, ये ग्रुप रखा गुट निरपेक्ष। तो इसके दो तर्कों में एक तो सीधी सी बात यह है कि दोनों महाशक्तियों यानी दोनों खेमेबंदी से अलग रह गया। और दूसरी जो मेन बात रही वो क्या है, जब ये अलग हो गया, भारत के इस ग्रुप में और लोग जुड़ गए, तो दोनों गुटों की पकड़ ढीली हो गई। तो ये भी तर्क है। तो ये आप यहाँ लिख सकते थे। शॉक थेरेपी क्या है, इसको संक्षेप में लिखना है, 50 शब्दों की तो बात है, छोट में लिख देना आप। तो ये आपको पता है 1990 के अंदर ये अपनाई गई थी। और यहाँ जो बात आती है वो क्या है, एक्चुअल में जो सोवियत साम्यवादी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था मॉडल जो था उसकी वो ट्रांजिशन पलायन का काम जो है वो शॉक थेरेपी था। यानी जो वहाँ पर साम्यवादी सिस्टम था उसको धीरे धीरे किधर ले जाना था, पूंजीवादी सिस्टम की ओर ले जाना था, ये शॉक थेरेपी थी। इसके बाद में सोवियत संघ के विघटन के दो प्रभाव। अब सोवियत संघ टूटा तो इसके प्रभाव, सीधी से प्रभाव देखो। एक तो प्रभाव क्या हुआ, अमेरिका ताकतवर हो गया, यानी एक छत्र राज हो गया उसका पूरे विश्व में। दूसरा प्रभाव लिखना आपने को, बहुत सारे छोटे छोटे देश बने। और अगर लिखना चाहो तो भी आगे तीसरे में और लिख दो, चाहे वैसे फालतू मत लिखना, नाटो का प्रभाव। तो मैं तो सभी स्टूडेंट से गुजारिश यही रखता हूँ, जितना अगला पूछता है ना उतना ही आप वहाँ लिखें। एक्स्ट्रा ज्ञान झाड़ने की अपने को जरूरत नहीं है, तो क्योंकि अपने को इतना लिखना पड़ता है, एक्स्ट्रा बात तो लिखो ही मत। फिर अगला प्रश्न है, श्रीलंका में लिट्टे की मांग क्या थी? तो लिट्टे की मांग सीधी सीधी वो क्या करना चाह रहे थे, वहाँ तमिल इलम यानी श्रीलंका में तमिलों के लिए अलग देश की मांग कर रहे थे, वो है लिट्टे की मांग। फिर नेक्स्ट देखें, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दो कारण। अब इसमें दो के आप तो कितने लिख सकते हो, लेकिन बढ़िया कारण तो एक तो जम्मू कश्मीर वाला कारण है। जम्मू कश्मीर का विवाद जो दोनों देशों के बीच में तनाव के रूप में हमेशा रहता है। और दूसरा है जो नदियों के जल का बंटवारा है, ज़्यादातर नदियाँ इंडिया से पाकिस्तान में जाती हैं, तो उनके जल के बंटवारे का विवाद। तो ये दो हो गए। फिर अगला क्योटो प्रोटोकॉल पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो क्योटो प्रोटोकॉल आपको पता है ये 1997 में, और ये प्रोटोकॉल हुआ था। और ये कहाँ, जापान में, जापान के क्योटो के अंदर बैठे लोग, और उन्होंने ये प्रोटोकॉल साइन किया। और इसके अंदर जो बातें आती हैं, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यानी औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के ऊपर लिमिट तैयार करनी थी कि इससे ज़्यादा आप नहीं करोगे, इतने दिनों में इतने तक लेवल पे आप पहुंच जाओगे। तो ये बात क्योटो प्रोटोकॉल में रखी गई थी। फिर 11वां प्रश्न देख लेते हैं। तो ये जो स्टूडेंट का पेपर मेरे पास आया, बहुत अच्छा किया है। अब इसकी लिखाई अच्छी होगी तो नंबर अच्छे आ जाएंगे। और फिर देखें, भारत के स्वतंत्र होते ही उसके सम्मुख अनेक चुनौतियां थी, और दो चुनौतियां आप लिखो। भारत जब स्वतंत्र हुआ ना 15 अगस्त 1947 को, तो हम क्या सोचते हैं कि उस टाइम में आज का सा कि मिल गया होगा, नहीं, बहुत ही बुरी हालत में था। और बुरी हालत का जो पहला नमूना है वो तो ये है कि उस टाइम में इतने बड़े देश को एक सूत्र में बांधे रखना, ये एक बड़ी चुनौती थी। और दूसरी चुनौती कि देश के अंदर राजा महाराजाओं के बाद में अंग्रेजों का राज हो गया था, तो लोकतंत्र की स्थापना करना, ये बड़ी बात थी। तो ये दो मोटे मोटे चुनौती हैं, वो लिख सकते हैं आप। फिर अगला है, कांग्रेस की सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में संक्षिप्त विवेचना। इस प्रश्न को भी मीडिया में बहुत उछाला, बहुत सारे लोगों ने इसको ट्वीट भी किया कि पेपर सेटर ने गलत लिख दिया, लेकिन पाठ के अंदर विवरण है इन चीज़ों का। तो पेपर सेटर ने अच्छा पेपर सेट किया है, इसके लिए वो धन्यवाद का पात्र है। तो ये है कांग्रेस की सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन।
तो एक्चुअल में कांग्रेस जब बनी थी उस समय की और जो प्रारंभिक दौर था उस समय की बात है। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पर बहुत सारे विविधतापूर्ण समूह का ये एक गठजोड़ था। फिर दूसरी बात जो आती है वो कि इसके अंदर विरोधी विचारधारा के लोग रहते थे, गरम दल, नरम दल, वामपंथी, गरमपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, उत्तरपंथी, पता नहीं कितने सारे विचारधाराओं के लोग थे, लेकिन वो सारे लोग एक साथ होके और फिर भी काम कर लेते थे। विचारधारा में फर्क हो सकता है लेकिन मकसद एक रखते थे कि देश हित। तो कुल मिला के एक सामाजिक विचारधारात्मक गठबंधन था और आज की परिस्थिति के ऊपर मैं नहीं कह सकता हूँ। और आगे प्रश्न नंबर 13 ऑपरेशन फ्लड, तो इसका पहले भी जिक्र आ गया, प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी आ गया। ऑपरेशन फ्लड के ऊपर ये एक्चुअल में दुग्ध क्रांति थी और इसके जनक का हमने जिक्र भी कर दिया था। और इसके जनक किसको हम मानते हैं? वर्गीज कुरियन को। और फिर ये अच्छा प्रश्न है, प्रीवी पर्स से क्या अभिप्राय? संक्षेप में ये इंदिरा गांधी के समय की बहुत बड़ी उपलब्धि है। यानी उस समय जो देसी रियासतें थी, जब आज़ादी के बाद में भारत में मिली, तो इनके राजा महाराजाओं को ये कहा गया था कि तुम कुछ निजी संपत्ति रख लो, और उसके अलावा एक बात और कर दी थी कि आपको कुछ विशेष भत्ते वत्ते सुविधाएं भी मिलेंगी। तो ये जो फंडा था ये प्रीवी पर्स था, और लेकिन इंदिरा ने बाद में इनको 1971 में जीतने के बाद में बंद कर दिया। तो ये है प्रीवी पर्स। इसके बाद में नेक्स्ट है चिपको आंदोलन का कारण और परिणाम लिखना है। तो देखो, चिपको आंदोलन का कारण और परिणाम क्या लिखोगे आप? चिपको आंदोलन के बारे में तो आप चिपक जाओ, यही तो है, पेड़ों से चिपक गए थे, वही तो बात है ना चिपको आंदोलन की। उत्तराखंड की बात है और उत्तराखंड के अंदर 1973 की बात है ये। और वहाँ पर जंगलों को जिस प्रकार से औद्योगिक गतिविधियों के लिए काटना शुरू कर दिया था और उसके विरोध में वहाँ आंदोलन हुआ था और महिलाओं ने इसमें बहुत भाग लिया। और परिणाम भी इसके क्या रहे? परिणाम तो सीधी सी बात ये है कि सरकार ने अपनी नीतियों के अंदर संशोधन करके एक प्लांट काम करना शुरू किया। तो ये भी था, और आंदोलन की जो गति थी उसके हिसाब से सरकार को विकल्प सोचने पड़े कि कुछ विकल्प ऐसे हो सकते हैं जो इन पेड़ों को काटे भी पूरे किए जा सकते हैं। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, लोकसभा चुनाव 2004 के पश्चात अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर अधिकतर दलों के बीच व्यापक सहमति बनी, कोई दो को संक्षिप्त में समझा दो। तो आपको पता है ना, तो इसमें क्या हुआ था, इसके अंदर आपके एनडीए के बाद में यूपीए की गवर्नमेंट बनी थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे तो उस टाइम में बहुत सारे दलों ने मिलके और यूपीए के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, और इस चुनाव के बाद में उन सब ने एक एजेंडा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना दिया था। वो सहमति थी। एक तो देखो, नई आर्थिक नीति के ऊपर बात हुई, फिर एक जो पिछड़ी जातियों के लिए राजनीतिक और सामाजिक जो भी उनके मुद्दे थे उनके ऊपर स्वीकृति बनी, और फिर एक छोटी छोटी पार्टी थी, स्टेट पार्टी थी, उनको भी राजनीति के अंदर भागीदारी का फार्मूला बनाया। तो ये है व्यापक सहमति की बात। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो है, आप ये थोड़े बड़े वाले आ गए, 100 शब्दों के अंदर आप इनको लिखोगे तो थोड़ा बड़ा आ जाएगा, खंड सह के अंदर अथवा में रहेंगे। ये अगला प्रश्न है, ये 17 नंबर पे आ गए, आपके मतानुसार सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? 3 कारण लिखो। अब सोवियत संघ क्यों टूटा इसकी बात तो हम करते आ रहे हैं और इसके लिए बहुत सारे कारण हैं। अब देखो, ये सबको पता है कि ये बहुत बड़ा कंट्री था, यूएसएसआर बोले, सोवियत संघ बोले। इसके अलावा वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी जो थी बहुत लंबे समय 70 साल से राजनीति चल रही थी। इसके अलावा वहाँ पर जो गोर्बाचोव ने सुधार के जो काम शुरू किए थे ये भी एक फैक्टर था। इसके अलावा यूएसएसआर ने बहुत छोटे छोटे जो देश थे ना, इनके ऊपर बहुत खर्चा किया, वहाँ के लोग परेशान हो गए थे। इसके अलावा वहाँ के जो लोग थे वो देख रहे थे कि पश्चिम का जो खेमा था नहीं, अमेरिका वाले जो ग्रुप के लोग थे ना, उनकी प्रोग्रेस ज़्यादा हो रही थी, हमारी कम हो रही थी, ये भी वो देख रहे थे। जनता भी सुधार चाह रही थी, बहुत सारे इश्यू हैं। अच्छा, फिर अगला देखो, भारत का रूस के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है और ये इसके लाभ क्या? देखो, ये आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत, क्योंकि आज आपको पता है ना रसिया और यूक्रेन के बीच में विवाद चल रहा है, तो अब भारत किधर जाए? रसिया की साइड में जाए, यूक्रेन की साइड में जाए? अब यूक्रेन को समर्थन कौन कर रहा है? ये यूएसए इसके साथ है।
और ये यूएसए के साथ होने की वजह से ये लड़ाई जो है लंबी खच रही है। और रसिया हमारा पुराना मित्र है, यूएसए हमारा वर्तमान का मित्र है। तो बात ये पूछ रहा है कि रसिया के साथ जो अपने संबंध है पुराने, वो किस लेवल के हैं, क्या भारत ने फ़ायदा उठाया। देखो, इसने भारत ने उस ज़माने में जो संबंध रखे उसके आज भी फायदे हैं और उस टाइम में भी है। एक तो हमारा पड़ोसी चीन, इसके साथ बैलेंस अच्छा बना। हमारे हथियारों की आपूर्ति ज़्यादातर कौन करता है, उस समय भी करता था, आज भी करता है। कौन कर रहा है? रसिया ही कर रहा है। इसके अलावा जो तेल की आपूर्ति है, खाद्य जरूरतों की आपूर्ति है, ये भी रसिया ही करता है। और जो अंतरिक्ष प्रोग्राम चलते हैं इंडिया की, उनके ज़्यादातर अंतरिक्ष प्रोग्रामों की टेक्निकल सपोर्ट और जो भी मतलब कार्यक्रम है, चाहे वो लॉन्च करना है अंतरिक्ष से कोई उपग्रह है, तो उनके अभी तो इंडिया से लॉन्च होने लगे, नहीं पहले वहीं से होते थे। तो ये सारी मदद रसिया करता आ रहा है, अभी कर रहा है। तो भारत के लिए बड़ी दुविधा की स्थिति है। उस समय हमने मतलब एक गुटनिरपेक्ष का कॉन्सेप्ट अपनाया था, और आज भी ये लगता है कि अमेरिका के साथ जाएं या रसिया के साथ जाएं तो अच्छा प्रश्न आया ये। फिर अगला 18 नंबर देख लेते हैं। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण चिंता के 3 कारण। अब पर्यावरण की चिंता तो होनी है। देखो, खेतीबाड़ी की ज़मीन जो है कम होती जा रही है, इसके लिए चिंता करनी चाहिए। स्वच्छ पेयजल है वो कम होता जा रहा है, इसीलिए हमको चिंता, राजनीति को चिंता करनी चाहिए। फिर जो बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता वो सिकुड़ रही है, इसलिए चिंता करनी चाहिए। ओजोन परत है उसके अंदर छेद हो गए, तो ये भी बड़ी चिंता है। समुद्र का प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये बहुत सारे कारण हैं, 3 का विस्तार से लिखना था, मैंने शॉर्ट में बता दिया। फिर पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण को लेकर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेवारियों को स्वीकारा है। और ये पृथ्वी सम्मेलन की बात हमने पहले भी कर ली थी। आपको पता है पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था। अथवा में तो ये आपको अच्छा लगे वो कर लो। तो 1992 में रियो घोषणा के नाम से भी जानते हैं पृथ्वी सम्मेलन को। और यहाँ आपको पता है बहुत सारे देश आए थे, करीबन 170 देश आए और बहुत सारे एनजीओ आए। तो इन सब ने वहाँ पर मिलके, और जलवायु परिवर्तन है, जैव विविधता है, वानिकी है, इनके ऊपर कुछ नियम तैयार किए और बाद में टिकाऊ विकास की बातें करी। तो ये सारी बातें आप लिखनी थी यहाँ पर। फिर अगला 19 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं अपन। प्रथम पंचवर्षीय योजना को लिखना है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना को आप लिखोगे तो सीधी सी बात, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब हुई थी? 1951 से प्रारंभ होती है और 5 साल यानी 1956 तक ये योजना चलती है। और इसके अंदर मोटी मोटी बातें आप लिखते हो। देखो, स्टार्टिंग की बात ही तो भारत ने जो काम रखा, एक तो गरीबी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। इसके अलावा इस योजना का मेन फोकस था एग्रीकल्चर, और इसके एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस रहेगा तो सीधी सी बात, या बांध है, सिंचाई, इनके ऊपर ज़्यादा निवेश किया। बाखड़ा बांध है, ये बड़े बड़े जो बांध है ना, इसी टाइम में बना, भूमि सुधार के काम हुए। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते थे। फिर अगला, भारत में निजी बनाम सार्वजनिक के बीच का रास्ता अपनाया। तो आपको पता, जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम में ये था कि हम कौन से रास्ते पे चलें, सारा काम निजी से ही करवा लें या सारा काम गवर्नमेंट ही करने लग जाए, लेकिन हमने बीच का रास्ता अपनाया। तो इसके ऊपर लिखना था, मिश्रित अर्थव्यवस्था हमने अडॉप्ट की। तो इसके पीछे जो भी बातें हैं वो आप में, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, इसके ऊपर तो कितनी सारी बातें लिख सकते हैं हम कि निजी के फायदे क्या थे, सार्वजनिक के क्या थे, हमने बीच का लगा रखा। बड़े सेक्टर को हमने रख लिया, छोटे छोटे दे दिए। आपके मेडिकल को है, एजुकेशन को है, इनको ये देखा कि भाई कुछ काम सरकार कर लेगी, कुछ प्राइवेट कर लेगा। तो बीच का रास्ता हमने चुन लिया उस टाइम में, और आज भी यही चलता आ रहा है। तो आप ये जो करते आ रहे हो ना, इनका क्या है कि एक मतलब फीडबैक शानदार मिलता है, क्योंकि आप इन प्रश्नों को जब देख के और परीक्षा के अंदर इंटर होते हैं ना, तो ये मान के चलो कि आप बहुत ही शानदार स्कोर की ओर चलते जाओ। चलो थोड़ा सा कि इसकी साइज़ डिस्टर्ब हो गई थी, चलो अब आ गए अपनी साइज़ पे। और अगला प्रश्न 20 नंबर, कांग्रेस ने 1967 का आम चुनाव किन परिस्थितियों में लड़ा और इसका क्या जनादेश मिला, इसकी विवेचना करनी है। तो देखो, 1967 का जो चुनाव था ना, इस चुनाव से पहले वाली बात है, यानी परिस्थितियां क्या थी। 2 प्रधानमंत्री जल्दी जल्दी खत्म हो गए थे। जवाहरलाल नेहरू मर गया, उसके बाद में शास्त्री मर गया। तो ये 2 जल्दी जल्दी मरने के बाद में कमान, उसके बाद में इंदिरा के पास आई। इंदिरा के पास कमान आने के बाद में सीधा से चुनाव हो गया। तो कुल मिला के
तो ये दो के मरने जल्दी जल्दी मरने के बाद में क्या है कि एक अस्थिरता आ गई थी, विरोधियों के बीच में एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि नेहरू गया, शास्त्री गया, अब हम कांग्रेस को ध्वस्त कर लेंगे। इंदिरा अनुभवहीन है, इसको अनुभव नहीं है। इसके साथ साथ देश में आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही थी, खाद्य संकट हो गया था। 1965 की लड़ाई अभी ताज़ा बंदी हुई थी, इससे पहले थोड़े दिन पहले 62 की लड़ाई भी होती थी, हड़तालें होती थी, बंद धरने प्रदर्शन, कर्षक विद्रोह, इतने सारे फंडे चल रहे थे। तो उन सारी स्थितियों में चुनाव लड़ा गया था, लेकिन चुनाव के बाद में अच्छी परफॉर्मेंस कांग्रेस ने दिखाई। तो ये आपको यहाँ लिखना था। तो इसके बाद में अथवा में दूसरा प्रश्न देख लें, आम चुनाव 71 में कांग्रेस की पुनर्स्थापना का चुनाव साबित हुआ। तो 71 वाले चुनाव की भी बात आप समझाओगे यहाँ पर। तो 71 के चुनाव में आपको क्या होता है, आपको पता है क्या स्थितियाँ हुई थी। कांग्रेस जो है वो डिवाइड हो गई थी, कांग्रेस ओ और आर में, ध्यान है ना आपको, कांग्रेस ओ और आर वाली कांग्रेस है ये इंदिरा के खेमा है ये, और ओ वाला खेमा है ये जो सीडी कैंट थे, जो इनके विरोधी वाले जो गुट थे उनका खेमा। तो ये जो चुनाव था उस टाइम में इस तरह से डिवाइडेशन के बीच में चुनाव हो रहा है। और इस चुनाव में जो सीडी कैंट वाला खेमा है उसको अन्य दलों ने भी बहुत समर्थन किया। और इन्होंने जो नारा दिया था सीडी कैंट ने, कि इनका नारा क्या था, इंदिरा हटाओ, और इंदिरा ने क्या नारा दे दिया कि गरीबी हटाओ। कुल मिला के इसी के बीच में चुनाव लड़ा, और इस चुनाव के बाद में कांग्रेस को जो सीटें मिली वो 375 सीटें मिल गई। तो ये मान के चलो कि एक तरफा ही जीत कर दिया उनको, सीडी कैंट्स को। और इनको सीटें कितनी मिली थी, इनको 16 सीटें। तो ये पूरा विवरण आप यहाँ पर डिटेल से करते। तो ये हो गए आपके खंड 6 के प्रश्न। अब आ गया खंड 10। ये थोड़े से बड़े करने, 250 शब्दों में करने हैं। ये कॉलेज लेवल के प्रश्न हो जाते हैं, 250 शब्दों वाले प्रश्न। आजकल तो कॉलेज में भी छोटे छोटे आने लगे। अब पहला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व को अंतर्राष्ट्रीय संगठन की क्यों जरूरत है। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय संगठन चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं होगा तो न तो कोई प्रगति होनी है, न कोई शांति स्थापना होनी है। अच्छा, युद्ध है, युद्धों को बचाने के लिए संगठन चाहिए, यानी नरक की हालत में कूद जाएंगे देश अगर अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं होंगे। देशों को मदद भी कौन करेगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं होगा तो मदद के लिए चाहिए। जो झगड़े फसाद हो जाते हैं विवादों के निपटारे के लिए चाहिए, पर्यावरण को बचाने के लिए चाहिए। कुल मिला के ये सारी बातें आप यहाँ लिख सकते थे। फिर अगला है, भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने के पक्ष में विस्तार दे दो। और पक्ष में विस्तार से सीधी सी बात ये है कि देखो, भारत बहुत बड़ा देश है, आबादी के हिसाब से भारत कहता है कि साहब हमारे को भी इसमें शामिल कर लो। अभी 5 ही तो मेंबर है स्थायी, और ये भारत की मांग ये है कि और बढ़ा लो। हम ये नहीं करें 6 ही करो, हम कह रहे हैं 10 कर लो और बाकी को ले लो, एरिया वाइज ले लो तो हमारा नंबर आ जाएगा। दूसरी बात ये कि भारत बहुत बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आर्थिक ताकत भी हो गई है भारत आजकल। और अंतर्राष्ट्रीय जो फंडिंग होती है ना, भारत अपना कॉन्ट्रीब्यूशन टाइम टू टाइम दे देता है। फिर भारत ही कहता है कि हमें एटॉमिक पावर, हमारे पास बम है तो हमको ले लो। फिर 1965 में क्या हुआ था कि जो आपके जो मेंबर्स थे, अस्थायी मेंबर्स थे, वो 11 से बढ़ा के 15 कर दिए थे। इस वजह से भी इंडिया कहता है कि जब वो बढ़ा दिए तो इनको 5 से बढ़ा लो। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, इस वजह से भारत की दावेदारी अच्छी बनती है। तो इस के ऊपर आप अपना आइडिया लिख सकते थे। फिर देखो, बहुत शानदार प्रश्न आ गया है। कितना ही लिखना चाहो उतना, जितना चाहो उतना लिख दो आप, लेकिन जो कुछ है उससे ज़्यादा मत लिखना। अगर समय तो लिख लो, भारतीय विभाजन के परिणाम, भारतीय विभाजन के कितने परिणाम लिख दो। तो देखो, कितने सारे वहाँ कत्लेआम हुए थे, कितने लोग माइग्रेंट हुए थे, यानी एक तरह का अनियंत्रित, अनियोजित एक माइग्रेशन था, पलायन था। करीबन 80 लाख लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए थे। अभी रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है, आज की स्थिति बोले तो आज की स्थिति के अंदर वहाँ पर भी करीबन 30 या 35 लाख के आसपास माइग्रेशन हुआ है। 80 लाख उस टाइम की बात है, 1947 की। तो इतने लोग एक जगह से दूसरी जगह गए, तो फिर क्या हुआ, शरणार्थी समस्या खड़ी हो गई। फिर धार्मिक कट्टरता इतनी बढ़ी कि वो आज भी कायम है। ये सारे परिणाम लिख सकते थे। फिर रजवाड़ों के विलय पर सरकार का नजरिया। तो देखो, उस टाइम में बहुत सारे रजवाड़े थे, करीबन 565 रजवाड़े थे। पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, हम राजस्थान की बात नहीं कर रहे। 565 रजवाड़ों को भारत के साथ मिलाना, ये एक बड़ा इश्यू था। और इसके प्रति सरकार का कहीं किसी के साथ नरम रवैया था, किसी के साथ सख्त रवैया था, लेकिन ज़्यादातर भारत के अंदर मिल गए।
3-4 का विवाद रहा। एक तो आपके जूनागढ़ का विवाद है, एक हैदराबाद का विवाद, एक कश्मीर का, और एक थोड़ा सा विवाद मणिपुर का भी रहा था। ये 3 के जो विवाद थे, मणिपुर का तो जल्दी निपट गया था, जूनागढ़ का भी फिर कुछ एक परिस्थितियां तैयार की गई, वहाँ पर एक समांतर सरकार स्थापित करके, और जूनागढ़ के विवाद को और हैदराबाद के विवाद को भी वहाँ पर मिलिट्री एक्शन करवाई, और कश्मीर का विवाद जो है ना वो नहीं निपटा, वो आज भी बरकरार है। तो कुल मिला के स्थितियाँ जो हैं उस समय की जो थी उसके अकॉर्डिंग सरकार ने जो काम की वो काबिल तारीफ हैं। अगर आज कोई कहे कि उस टाइम में सरकार ने सही निर्णय नहीं लिया, तो देखो अंग्रेज जब छोड़ के गए थे तो इन रियासतों को फ्री कर गए थे कि आपकी मर्जी, आप पाकिस्तान में जाओ, भारत में जाओ या अलग से देश बनाओ। तो चलो ये हो गया। अब लास्ट पर्सन पे आ गए हम, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा लेकिन बड़ा काम का वीडियो आपके। देखो, ताड़ी विरोधी आंदोलन के उदय और सफलता की विवेचना। अब इसको आप पूरा डिटेल से देख लेना, लंबा वीडियो हो गया और इसकी मोटी मोटी बात बता देता हूँ। देखो, ये आंध्रा की बात है, आंध्र प्रदेश में, और ये महिलाओं के बीच में एकदम स्वतःस्फूर्त आंदोलन था। ऑटोमेटिक ही उनके अंदर जागृति है कि शराब की जो बिक्री है ये बंद होनी चाहिए, इसके लिए आंदोलन था और सफलता भी मिली, ऐसी नहीं है। फिर अथवा में नर्मदा बचाओ का जो इशू है, इसके ऊपर आपको लिखना था। तो नर्मदा नदी है, और ये नर्मदा नदी कहाँ पर है, ये आपके गुजरात में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन सब को कवर करती है। और गुजरात के अंदर एक बांध बना रहे थे, इसके ऊपर सरदार सरोवर बांध, और ये बना क्या रहे थे, बन गया। और सरदार सरोवर बांध से देखो, नहर राजस्थान में भी आ रही है, नर्मदा नहर राजस्थान में आई हुई है। तो ये मामला क्या था कि इसकी बांध की ऊंचाई कम रखवाने का विवाद था, और ज़्यादा ऊंचाई होने से क्या है कि पीछे के गांव बहुत सारे डूब जाएंगे पानी के अंदर। तो ये विवाद था, और इस विवाद के ऊपर काफ़ी दिनों आंदोलन चला। बाद में मामला कोर्टों तक गया और लोगों का विस्थापित होना ही पड़ा। तो ये सारा इश्यू नर्मदा बचाओ से जुड़ा हुआ है। तो कुल मिला के पेपर बड़ा शानदार रहा। मुझे आशा ही नहीं, पूरी अपेक्षा है कि आपके बहुत शानदार नंबर आएंगे। और जो स्टूडेंट अभी 11वीं से 12वीं में आ रहे हैं वो इसको देखें, अगली बार आपकी मदद करेगा। और जब आप किताब पढ़ोगे ना तो आपको लग जाएगा कि यहाँ से पेपर आया। और आप हमारे पुराने वीडियो उठा के देखोगे तो आपको लगेगा कि ज़्यादातर पर्सन जो है ना हमारे मॉडल या हमारे वीडियो से ही आ गए। तो आप के अच्छे नंबरों की कामना के साथ इस वीडियो को यही विराम देते हैं। फिर हम एक किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जल्द जब भी अपना वीडियो तैयार हो आप तक पहुंच जाए। आप सभी जुड़े, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।